हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी और फर्स्ट चैप्टर है पर्यावरण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या अदर कोई स्टेट पीसीएस या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक स्टोरी आप थोड़ा सा बताया गया, यहाँ स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है, उसको हम समझेंगे। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों में आंसू झलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो जब छुट्टी के बाद रवि अपने घर से स्कूल गया तो उसने देखा कि उसके जो खेल के मैदान थे वहाँ क्या हो रही थी, खुदाई हो रही थी। ठीक है, और वहाँ लोगों ने बताया कि यहाँ कुछ फ्लैट बनने वाले हैं, बड़ी इमारत बनेगी। तो अब जो बच्चा खेलने में इंटरेस्टेड है, अगर उसको लगे कि उसका ग्राउंड ख़त्म होकर वहाँ फ्लैट बनेगा तो उसको दुख तो होगा ही, है ना। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वही पर्यावरण है, शिक्षक ने बताया। देखिए, रवि के मन में उत्सुकता हुई कि पर्यावरण क्या है। उसने पूछा, जैसे यहाँ उन्होंने प्रधानाचार्य ने बताया उनको कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो यहाँ इस टाइम उनको समझ में नहीं आ रहा था रवि को कि पर्यावरण आखिर होता क्या है। तो उसने अपने क्लास में गया वो और अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है। तो शिक्षक ने बोला कि जो हमारे आसपास जो भी हम देखते हैं उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो शिक्षक ने कहा, हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। ठीक है, अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ आपको बॉक्स में कुछ बताया गया है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तित करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है और इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये इनके दोस्त हैं, रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा, सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। क्या सूची बनाना था कि कौन सा मानव द्वारा निर्मित है एंड कौन सा वस्तु जो है वो प्रकृति के द्वारा निर्मित है। ठीक है, इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसी हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। यह दिन पर दिन बढ़ती रहती है। जिस तरीके से हमारी जो ज़रूरतें होती है उसके अकॉर्डिंग पर्यावरण बदलता है। ठीक है, हम बात करें अपने प्राचीन समय की तो उस टाइम की हमारे पास ज़रूरतें कुछ अलग थी। जैसे कि प्राचीन समय में क्या ज़रूरत हो सकता है, खाना पीना, रहना। ठीक है, अभी की ज़रूरतें बहुत ही डिफरेंट हो गया है। बेसिक नीड्स ही इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो जिस तरीके से हमारी ज़रूरतें बढ़ रही है उसी तरीके से हम प्रकृति के साथ चेंज कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। यहाँ देखिए, पर्यावरण के घटक आपको यहाँ बताया गया है। ये घटक जो है प्राकृतिक है, ये मानव निर्मित है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि क्या क्या है पर्यावरण के घटक। यहाँ जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, सजीव जो है जैव मंडल। मानव निर्मित द्वारा जो है पर्यावरण के घटक वो हैं, जैसे इमारतें मानव ने बनाया है, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, ये सारे मानव ने बनाए हैं। और यहाँ देखिए, मानव का और भी है। ये देखिए, एक व्यक्ति से एक परिवार बनता है। एक पूरे अलग और भी ज़्यादा परिवार मिलकर समुदाय बनते हैं। और भी सारे समुदाय मिलकर धर्म बनते हैं। यहाँ देखिए, शैक्षिक क्लास में आर्थिक, राजनैतिक स्थिति, इस तरीके से मानव पर्यावरण को बताया गया है।
जीवीय क्या होता है? सभी प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। अजीवीय होता है सजीव जीवियों का संसार, जीवीय कहलाता है, और अजीवीय कहलाता है निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। ठीक है, इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। मतलब कि जैसे जैसे हमारी जो ज़रूरतें होती है ना, उसके अकॉर्डिंग हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं, और जब हमें लगा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उसको नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। ठीक है, यहाँ देखिए शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर या इन्वायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। तो इसको ध्यान में रखिएगा। पहले हम प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में जानेंगे। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपट्टी, ठीक है, या कठोर ऊपरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। जैसे पृथ्वी की परत जो है ना, पृथ्वी की कितनी परतें होती है? देखिए, पृथ्वी की 3 परत होती है। अंदर की बात कर रहे हैं, जैसे कि सबसे अंदर कोर होता है, कोर, मेंटल एंड सबसे ऊपरी की पार्ट जो उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ ठोस परपट्टी जो है ना, यहाँ क्रस्ट में ठोस परपट्टी जो है, कठोर ऊपरी परत को हम स्थल मंडल कहेंगे। इसमें स्टेनोस्फीयर है और लिथोस्फीयर, इसको हम ऊपरी वाले भाग को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। तो हम अगर अपने पृथ्वी पर देखें तो अपने आसपास ही नज़र आप दोहरा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं तालाब है, कहीं घाटी है, कहीं मैदान है। तो इस तरीके से अलग अलग स्थलाकृतियाँ हैं, और ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल स्थल में है या केवल लैंड वाले एरिया में या केवल महाद्वीप में है। इसके अलावा ऐसी स्थलाकृतियाँ, अलग अलग डिफरेंट टाइप की स्थलाकृतियाँ जो है वो महासागर में भी पाए जाते हैं। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे स्थल मंडल। आखिर स्थल मंडल है क्या? तो स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो स्थल मंडल हम समझ गए। आई होप कि आपको भी समझ में आ गया कि स्थल मंडल क्या है। स्थल मंडल वह क्षेत्र होता है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए, जहां हम निवास करते हैं, अपना बस्ती बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए भूमि, पशु को चरने के लिए घास स्थल और खनिज संपदा का भी स्रोत है। तो समझिए एक स्थल मंडल कितनी सारी चीज़ों का स्रोत है। यहाँ देखिए पर्यावरण का क्षेत्र दिखाया गया है। स्थल मंडल है, ये जल मंडल है और ये वायुमंडल है, और जहाँ तीनों मिलते हैं इसको हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में स्थल मंडल भी इसमें शामिल है, जल मंडल भी शामिल है और वायुमंडल भी शामिल है। तीनों को मिलाकर हम जैव मंडल कहते हैं। जैसे ये हो गया जल मंडल, ठीक है, ये हो गया वायुमंडल, ये हो गया स्थल मंडल। तो ये जहाँ तीनों मिल रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे इसको कहेंगे हम जैव मंडल। ठीक है, जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, और यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस है, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। तो यहाँ ध्यान में रखिए, जब वायुमंडल में परिवर्तन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है। अब हम जानेंगे जैव मंडल के बारे में। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो अभी हमने देखा ये जल है, ठीक है, वायु है
और ये स्थल है। तीनों मिलकर, जहाँ तीनों मिल रहे हैं वहाँ पे जैव बनाते हैं। देखिए, एक जीवन को, जैसे सजीव प्राणी को जीवित रहने के लिए क्या क्या जरूरत होता है, उनको जल की जरूरत होता है, वायु की जरूरत होता है, रहने के लिए जमीन की, स्थल की जरूरत होती है। तो इस तरीके से जहाँ तीनों मिलते हैं उसी को हम जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पारितंत्र को बताया गया है। क्या है पारितंत्र? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है, तो इसको आप समझिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, आपको यहाँ फिर से एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताया जा रहा है पारितंत्र क्या है। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आते हैं। लेकिन वहाँ ऊँट भी तो होते हैं, रवि ने कहा। तो देखिए, हम भारत में रहते हैं, ठीक है, यहाँ अलग यहाँ की डाइवर्सिटी देखिए, आप विविधता देखिए कि कहीं स्थलाकृतियाँ डिफरेंट, अलग अलग स्थलाकृतियाँ हैं, उनका लोकेशन अलग है, वहाँ का टेम्परेचर अलग है, अक्षांशीय विस्तार अलग है। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ का मौसम में चेंजिंग होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप देखिए, यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि केरल में, केरल की रहने वाली है, तो इन्होंने क्या कहा कि मेरे यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, मूसलाधार बारिश होती है। वहीं जैसलमेर के रहने वाले जो बच्चा है उन्होंने बोला कि मेरे यहाँ तो बारिश होती ही नहीं है। तो देखिए कितनी डाइवर्सिटी है, विविधता है, कहीं मरुस्थल है तो कहीं पहाड़ है, तो कहीं मैदान है, तो कहीं बारिश बहुत तेज़ हो रही है, कहीं तटीय प्रदेश है। तो इस तरीके की विविधता है, इसको हमें समझना है। यहाँ देखिए एक ताल का पारितंत्र यहाँ दिखाया गया है। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अन्य कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों होते हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? तो देखिए, जहाँ जिस सोसाइटी में, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी हैबिट्स भी डेवलप हो जाती है ना। जैसे हम अगर मरुस्थल में रहते हैं, मरुस्थल में वहाँ का खाना पीना, जैसे कि वहाँ का खाना मोटे अनाज लोग खाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो उनका पसंद भी हो जाता है। मैदानी क्षेत्र में लोग चावल रोटी खाते हैं तो उनका उसके अकॉर्डिंग पसंद हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्र का अलग पसंद हो जाता है। तटीय प्रदेश में लोग फिश खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जहाँ जिसकी अवेलेबिलिटी, जहाँ जिसकी उपलब्धता होती है उसके अकॉर्डिंग उनका रहन सहन, पसंद, हैबिट्स और चेंज होता है। ठीक है, बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। जैसे बच्चों ने कहा कि क्या ये सबका एक दूसरे से संबंध है, तो हाँ संबंध है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? ठीक है, यहाँ आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ देखिए, क्या आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ देखिए, आपको बताया जा रहा है वस्तु विनिमय पद्धति। क्या है ये? यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कुछ, जैसे किन्हीं के पास चावल है, किन्हीं के पास गेहूं है, इनको गेहूं की ज़रूरत है और इनको चावल की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये इनको क्या देंगे? चावल, और ये इनको गेहूं देंगे। तो सामान के बदले, ये वस्तु के बदले ये इनको वस्तु दे रहे हैं, अनाज के बदले अनाज दे रहे हैं। तो इसी को हम वस्तु विनिमय, इसमें पैसे की जरूरत नहीं होती है। जैसे अभी हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम पैसे से खरीदते हैं, है ना। अगर हमें चावल की ज़रूरत है या आलू की ज़रूरत है, एप्पल की ज़रूरत है, तो हम पैसा देकर खरीदेंगे। ठीक है कि और लेकिन जब ये वस्तु विनिमय पद्धति में क्या होता है कि किसी के पास आलू है, किसी के पास एप्पल है, तो इसके अकॉर्डिंग ये इनको आलू देंगे, ये इनको एप्पल देंगे। तो इस तरीके से वस्तु विनिमय पद्धति इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे मानवीय पर्यावरण के बारे में। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है।
प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। देखिए, स्टार्टिंग से अगर हम पढ़ते हैं तो आदि मानव का आप लाइफ स्टाइल देखिए और अभी के डिजिटल युग का लाइफ स्टाइल देखिए, कितना ज़्यादा चेंज है ना। तो जिस तरीके से इंसान की ज़रूरतें बदली, ठीक है, परिवर्तन हुआ, उनकी ज़रूरतें, आवश्यकताओं में परिवर्तन हुआ, उसके अकॉर्डिंग वो पर्यावरण को भी उस तरीके से उपयोग कर रहे हैं। जैसे पहले उनको नहीं पता था कि हम सड़क बनाकर हम यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं, पहले नहीं पता था कि हम मोबाइल फ़ोन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से जिस आवश्यकताएं बढ़ी, आविष्कार बढ़ा, कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो उसी तरीके से जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ी, पर्यावरण का उपयोग उस तरीके से किया गया और परिवर्तन लाया गया। जैसे पहले फसल उगाना सीखा, पशु पालना एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, और वस्तु विनिमय पद्धति क्या होता है अभी हमने इसके बारे में जाना, ठीक। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। व्यापार हुआ, फिर बड़े स्तर पर वाणिज्य भी हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। तो देखिए किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप परिवर्तन हुआ, है ना। कि पहले सबसे पहले उसने फसल, इंसान आदिमानव को देखिए, पहले सबसे पहले वो फसल उगाना सीखा, उसके बाद पशु पालना सीखा, अस्थायी जीवन जीना सीखा। तो धीरे धीरे अपने ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को बढ़ाया और पर्यावरण में चेंज आया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? ऐसा होता है ना, गर्मी के मौसम में तरबूज खाना, खीरा खाना, ठीक है, ये सारे चीज़ें हम खाना पसंद करते हैं। और सर्दी के मौसम में हमें गर्म चीज़ें पसंद होता है खाना खाने में, जैसे मूंगफली, ठीक है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, नूरी जो है वो मिजोरम की रहने वाली है। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बना कर लाएंगे। ऐसा बचपन में होता था ना, हमें होमवर्क दे दिए जाते थे, या छुट्टी मिल रहा है तो छुट्टी को एंजॉय करो। लेकिन नहीं, स्कूल में क्या होता था कि छुट्टी मिल रही है, उतने दिन का होमवर्क भी करना है आपको। तो इसी तरीके से यहाँ भी इनको भी, बच्चों को भी स्कूल में होमवर्क दिए गए कि आप घूमने भी जाइए ना, कहीं भी घूमने भी जाइए तो वहाँ भी आपके दिमाग में चलते रहे कि मुझे कुछ ना कुछ होमवर्क करना है। जैसे यहाँ बताया गया कि छुट्टियों में जिन स्थानों पे जाएं वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाएं, वहाँ के लोग क्या करते हैं, ठीक है। जैसे हम भी अगर कहीं घूमने जाते हैं, आप में से किसी को घूमना पसंद हो तो वहाँ हम जाते हैं, वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनसे मिलते हैं, वहाँ के लाइफ स्टाइल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से इनको शिक्षक ने बताया, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसा करना भी चाहिए। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। और क्वेश्चन है, तो आई होप कि आप अगर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में आपका मेंस का आंसर राइटिंग लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और आई होप कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको डर लगता है कि हम आंसर कैसे लिखें, कहाँ से स्टार्ट करें, तो स्टार्टिंग से छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद आप यूपीएससी लेवल का भी आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये सारे। तो ये क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कीजिए और आप मुझे सेंड भी कर सकते हैं क्वेश्चन चेक करने के लिए। अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अगर आप क्वेश्चन सेंड करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।